सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब क्या खूब कह गए हैं कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। आज सेनेटर फैसल जावेद की बात सुनकर ये मिसरा बेख्तियार याद आ गया। फैसल जावेद का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज के हवाले से कहना था कि मरीम नवाज प्लेयर ऑफ द मैच है, इन्हें कुछ ना कहा जाए, ये पीटीआई की तरफ से खेल रही हैं क्योंकि मरीम नवाज ने नून लीग को जितना नुकसान पहुंचाया है इस पर वो मरीम नवाज की तहसीन करते हैं। सच ये है कि जब से मरीम नवाज ने नून लीग की ड्राइविंग सीट संभाली है, पार्टी के हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं सब आपके सामने है। आज के दिन इस्तीफे देने वाले 2 लीगी अरकान असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचे और इस्तीफों की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। उनका तो कहना था कि इस्तीफे इन्होंने पार्टी क़यादत को भेजे थे, स्पीकर के पास कैसे पहुंच गए। लीगी अरकान ने इस मामले की तहकीकात करने का भी मुतालबा किया। दूसरी तरफ मरीम नवाज की सुने कि वो कहती हैं किसी ने शरारत से हमारे 2 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे स्पीकर के पास भेज दिए हैं, भले गलती से चले गए हैं, स्पीकर बुलाए तो कहना ये इस्तीफे हैं, कबूल करें। स्पीकर को कहती हूं दोनों नून लीगी अरकान को बुलाएं और इस्तीफे मंजूर करें। जब रहनुमा ऐसे हों तो फिर एहतजाजी तहरीक का वही हाल होता है जो पीडीएम का हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने हाथ खींच लिया है और पीडीएम तहरीक को मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान का सहारा है। सबूत इसका आज मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की होने वाली मुलाकात है जिसमें पीपल्स पार्टी से मिलने वाले जोर के झटके पर बात मुतवक्के है। वाकिफाने हाल का दावा है कि आर या पार के गुरूर के गुब्बारे से अब हवा निकल चुकी है। अब मुशावरतें इस पर हो रही हैं कि इबरतनाक शिकस्त तो हो चुकी है, अब सियासी वकार से पसपाई के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाए। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ नैब के शिकंजे में आ चुके हैं, इस पर सियासी इल्जाम का शोर मचाया जा रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ 22 करोड़ 10 लाख का हिसाब नहीं दे पा रहे। आमदन से ज्यादा असासों का इल्जाम मौलाना पर भी है जो नैब के 26 सवालात का जवाब देने से इनकारी हैं। खबरें गर्म हैं कि अगली बारी उनकी भी हो सकती है। मुश्किलात नवाज शरीफ की भी बढ़ रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 16 फरवरी को इनका पासपोर्ट मनसूख करने का कह दिया है। इससे बड़ी रुसवाई और क्या होगी कि जिस मुल्क पर इन्होंने 3 बार हुकूमत की, वज़ीर आज़म रहे, वो इन्हें अपना शहरी तस्लीम करने से इनकार कर देगा। पासपोर्ट मनसूख होने पर नवाज शरीफ के पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले पीडीएम के बदलते हालात पर नजर डालते हैं। असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये जो अब मुलाकात हो रही है मौलाना फजलुर रहमान और मरियम साहिबा के दरमियान, अब तो कश्ती डूब गई, अब क्या हासिल होगा इस मुलाकात से? वो कहते हैं ना, जिस तरह आपने एक शेर पढ़ा, मैं चूँकि वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि जब बैठेंगे मिल बैठेंगे जब दीवाने दो, वो एक जनरलाइज एक टर्म है। तो अब मामला ये कि शिकस्त खुर्दा जो 2 जो बड़े, जिस तरह बताया वो फैसल जावेद साहब के वाले से अगर लिंक कर दिया जाए तो मरियम साहिबा और फजलुर रहमान साहब इस वक्त लूज़र हैं। और ये जो पूरा मैच हो रहा है उसमें जिस तरह जो एक इबरतनाक उनको जो शिकस्त का सामना करना अभी तक आज के हालात के मुताबिक, मरियम साहिबा ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, और लाइव उनकी वो स्पीच थी, वफा के पहाड़, जी वो हमारे वफा के पहाड़ हैं, और अगर वो इस्तीफ़ा जाके कहेंगे कि हमारा इस्तीफ़ा कबूल करो, ये उनका बयान था, मैंने नहीं दिया। उनका वो स्पीकर को जाके कहेंगे कि हमारा इस्तीफ़ा कबूल करो। जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मरियम साहिबा की लाइन टो कर रहे हैं या वो डिफाइन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का बयानिया जो है, वो स्पीकर साहब को कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे वापस करो, हमारे ये इस्तीफे नहीं है। अब मैं किसकी मानूं? फजलुर रहमान साहब के वाले से आपने कहा, मुझे दिल से, आपको पता है वहाँ पे बेनज़ीर साहबा की बरसी पे नहीं गए, उसके बाद उनका जो वफद गया था वो भी मतलब नीम दिली से जिस तरह उसने शिरकत की जी। उनकी पार्टी नून और शीन के बाद उनके साथ जो हो रही है, यानी उनका बलूचिस्तान का चैप्टर गया, मौलाना गुल नसीब और शुजाउल मल्क साहब जो उनके एमएनए और शिरानी साहब जी, और एक और जो 3-4 लोग जो हैं, हाँ हाफिज हुसैन अहमद साहब 30-30 40-40 साल से, और जो पूरा यानी आप देखें ना, जो खुद एडमिट करते हैं वो कि केपीके के मामला मौलाना गुल नसीब साहब देखते थे सारे, टिकटें लेना देना करना कराना,
और बलूचिस्तान के सारे मामला। आपके नजर में रास्ता क्या है? मौलाना साहब जो है क्या करना चाहिए मरियम साहब मौलाना को? वो मिल के बैठ रहे हैं कि अब मिल बैठे के दीवाने दो, तो क्या होगा फिर उसके बाद? एक शिकस्त इनासर है, दो आपस में अफसोस करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, अच्छा ये हमारे साथ क्या हाथ हो गया। लेकिन पीडीएम के खात्मे का तो ऐलान नहीं करेंगे ना, अभी कहेंगे हम साथ चलेंगे। वो कहते हैं कि इससे मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छा पंजाबी एक झटकी बात है कि मैं बता रहा हूं, क्यों कहते हैं मरिया नहीं आंकड़े है। अच्छा अब उसे मरे और मुकरे पे यानी मरा नहीं, अभी अकड़ा हुआ है। अच्छा तो पीडीएम की खत्म नहीं हुई, आप कह रहे हैं ना कि खत्म नहीं हुई। अब जो हालात वाक़यात है, मेरा ख्याल है खत्म होना तो बड़ा वो जो कुल खानी फातह और इन्ना लिल्लाह व राजिऊन जो पढ़ना चाहिए, या जो आम एक बात हम करते हैं कि जिस तरह जिल्लत अंबेज एक सूरत का सामना करना पड़ा, जो बिलावल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो ये कह रहे थे कि हमने मरियम साहिबा को नून लीग को राजी कर लिया है। जब उनकी लाइव स्पीच चल रही थी उससे 2-4 मिनट पहले लाइव कट था मरियम साहिबा का, वो कह रही थी मुझे तो पता ही नहीं है, मैं और वो कह रहे थे इस्तीफे के सेनेट से पहले नहीं दी, और बाद में तो उन्होंने सारी कहानी हमने बता दिया। अच्छा बाबर डोगर साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने तो चले जो किया सो किया, अब ये जो नून लीग के अंदर से ये तो बड़ी अजीब बात नहीं है कि मरियम साहिबा ने जलसे में सबके सामने कहा कि मैं उनसे कहती हूँ वफा के पहाड़ है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मरियम साहिबा के जेठ सजाद अमान साहब जो हैं कि जाकर इस्तीफे कबूल करो। तो अब वो जाकर कह रहे हैं जी ये तो तहकीकात करें, ये तो इस्तीफे किस तरह आपके पास आ गए, हमने अपनी लीडरशिप को दिए थे। अंदाज़ा लगा लें कि सजाद अवान ये कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा मरियम को दिया था, ये असम्बली तक कैसे पहुंच गया, इसकी तहकीकात की जाए। इसका मतलब अंदर से बोल कौन साहब उनका भी ये स्टेटमेंट है जी। उसामा साहब मैं आपको बेट लगा के कहता हूं कि मरियम के पास ये 2 इस्तीफे ही आए थे जो उन्होंने स्पीकर को पहुंचा दिए। इसके वो कह रही है मेरे पास सबके हैं, कोई एक आदमी नहीं है, मैं सारे मेरे पास आ गए। बेट लगा के कहता हूं, मैंने नून लीग से 12 पूछा कि मुझे शहबाज शरीफ हमजा शहबाज का इस्तीफा दिखा दो, किसी के पास शहबाज शरीफ हमजा शहबाज का इस्तीफा नहीं है। शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, मरियम नवाज के भाई हैं, नवाज शहबाज शरीफ उनके चचा हैं, सजाद अवान उनके जेठ हैं, घर वाले इस्तीफे से मुकर रहे हैं, तो दूसरा कौन इस्तीफा देगा? ये तो बड़ी अजीब बात है। सामा साहब मैं आपको ये डर है कि ये दोस्ती पे जिस तरह चले गए फैसल जवेद साहब का छोटा लीडरशिप को नहीं दे रहे, फैसल जवेद का खबर दे रहा हूं कि ना शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दिया, ना हमजा शहबाज ने इस्तीफा दिया, ना सजाद अवान ने इस्तीफा दिया। सजाद अवान क्यों बाबर साहब देखें ये गए ना, अगर गलती से चले गए या किसी ने साजिश कर दी और जो भी था उसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं ये 2 लोग, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब स्पीकर तो मान ही नहीं सकता आइन के कानून के मुताबिक, तो ये लोग भी जा सकते हैं। इतना खौफ कि मरियम को भी नहीं देने, ये तो बड़ी जिल्लत आमेज़ बात है कि मरियम खड़े होकर कह रही हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर मरियम कह रही है कि मेरे पास 170 लोगों के इस्तीफे आ चुके हैं, तो ये 2 लोगों के इस्तीफे स्पीकर तक क्यों पहुंचे, बाकियों के क्यों नहीं पहुंचे? बहुत बड़ा सवाल है, एक सवालिया निशान है। इन दोनों ने भी तो मरियम को इस्तीफे दिए थे ना, इनके स्पीकर तक पहुंच के बाकी को क्यों नहीं पहुंचे? इसीलिए वो मुकर गए कि बाकी तो किसी ने इस्तीफा दिया ही नहीं, हम दोनों के इस्तीफे आए वो स्पीकर को पहुंचा दिए। तो उसामा साहब इस्तीफा किसी का भी नहीं आया, ये 2 बेचारे फंस गए थे, इनके इस्तीफे स्पीकर तक चले गए। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ का भी इस्तीफा नहीं आया, हमजा शहबाज का भी नहीं आया। मैंने नून लीग वालों से 100 दफा पूछा, मैंने उनसे कहा कि यार सिर्फ मुझे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के इस्तीफे की फोटोकॉपी दे दो, फोटोकॉपी दे दो। बाबर साहब फजलुर रहमान साहब के इस तरह बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनका भी इस्तीफा नहीं आया, तो आज अब मरियम और फजलुर रहमान साहब मिलकर क्या करेंगे, किस तरह से निकलेंगे इस सारी शिकस्त से? ये सबको नजर आ गया। पीडीएम जो है ना लिटरली खत्म हो चुका है। ये जो हुकूमत के खिलाफ ये जो मुहिम थी खत्म हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि मियाँ साहब आएंगे तो इस्तीफे देंगे, मियाँ साहब आएंगे तो ये लॉन्ग मार्च होगा, वो लीड करें लॉन्ग मार्च को। मियाँ इसका मतलब है बहुत क्लियर है कि मियाँ साहब ने तो आना ही नहीं है, वो तो नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ना इस्तीफे होंगे ना लॉन्ग मार्च होगी। अभी तो नून लीग के अंदर एक और डिबेट चल रही है, नून लीग के अंदर मरियम नवाज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ये जो गुजरावाला में इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी, उसमें हिस्सा लिया जाए। अच्छा, और मैं आपको बताऊं अन करीब नून लीग उसमें हिस्सा लेगी। हफ्जाबाद के ज़िमनी इंतखाब में, सॉरी गुजरावाला के जो वजीराबाद है उसके ज़िमनी इंतखाब में नून लीग हिस्सा लेगी। अच्छा। ये ऑलमोस्ट फैसला हो चुका है। और खबर भी बता दें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाइव अपनी
स्पीच में उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि हमने सेनेट के हवाले से जो इस्तीफों के जो सेनेट का इलेक्शन है उससे जो ज़िमनी अभी अब इलेक्शन हो रहे हैं उससे पहले उसमें हम हिस्सा लेंगे और हमने नून लीग को राजी कर लिया है। जो आप बात कर रहे हैं ये बात तो कंसेंसस हो चुका। दस्तगीर साहब कह चुके हैं कि मेजॉरिटी, अब मेजॉरिटी का पता नहीं वो 70 है 80% है, उन्होंने खुद ये कहा है एक प्रोग्राम में कि मेजॉरिटी नून लीग की चाहती है कि हम ना तो इस्तीफे दें और ये भी कि फिर ज़िमनी इंतखाबात। तो अंडरस्टूड बात है ना। अब मुझसे सोर्स से ले, अब मामला का ये तो बगावत है मरियम के खिलाफ। वो कह रही है बगावत, मैंने बताया कि दो बंदों मरियम कह रही है हमने इस्तीफे मुंह पे मारने हैं। तो ये तो उसामा साहब 170 के इस्तीफों की वो बात करते हैं जी। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, यहाँ पे चैलेंज दे रहा हूँ नेशनल टीवी बैठ के, 70 या 100 की बात है, फिगर आप 70 का निकाल लें या 100 का, 100 बंदों का या खाली 70 बंदों के ही वो इस्तीफे दिखा दें, एक भी हम मान जाएंगे। जो दो इस्तीफे आए हैं हाँ, वो नेशनल असेंबली में चले गए, वो लेके देने पड़ गए। अब जो सेनेटर फैसल जवेद साहब ने बयान दिया पीटीआई के है ना जी, वो कह रहे हैं ये साबित होता है, सुन लें, उससे ये साबित होता है, वो क्या कह रहे हैं कि वो प्लेयर है पीटीआई की, ऐसे ही कह रहे हैं जी। तो ये पीटीआई की मोल इन पीएमएलएन है, पीटीआई मोल्स इन पीएमएलएन। क्यों? जब सजाद अवान साहब ने मरियम साहबा को इस्तीफा दिया, वो कहते हैं कमड़ा गल करे तो सियाना क्यास करे। सर वो तो कहते हैं उन्होंने दिया इस्तीफा किसके प्रेशर पर? और मरियम साहिबा को दिया जो कि नायब सदर है, ना वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ना वो प्रेसिडेंट है, ना वो कायद है। चले ठीक है, उनकी एक रिश्तेदारी उन्होंने दे दिया। डॉक्टर साहब देखें ज्यादती क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहां पे हुआ, ये कहां से इनके ताने बाने मिल रहे हैं मरियम साहिबा के। मरियम साहिबा का एक बंदा आप इस्तीफा आप दे रहे हैं उनको, मरियम साहिबा को जी दे रहे हैं, स्पीकर के पास वो कैसे पहुंच गए? वो तो कह रहे हैं तहकीकात करें, वो दोनों कह रहे हैं। या तो सजाद अवान देंगे, तो वो पागल, वो जब कह रहे हैं मैं तो वहां पे जाके मुकर रहे हैं, तो दूसरा है कि मरियम साहबा लीक करेंगी। वो कहते हैं मरियम साहिबा ने लीक किया, ना किया जाए, मरियम साहिबा ने डेलिबरेटली लीक किया, डेलिबरेटली लीक किया, यही नजर आता है वैसे बात। और दूसरा इस्तीफा भी लीक किया, और उसके बाद एक मतलब एक हाइप क्रिएट की, और साथ का जी दो इस्तीफे तो पहाड़ है वफा के, वो वफा के पहाड़े वहां पे जाके ढेर हो गए। उन्होंने कहा जी हम कौन से इस्तीफे, कौन किसने कहा आपको? तो ये मरियम की बात ना मानना इसका मतलब है कि ट्रस्ट नहीं है दो अहम तरीन लोगों को। आप अगर मरियम की बात मरियम कह रही है जाके इस्तीफा मानो, साहब की बात मानना है, 31 दिसंबर है साहब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने भी टीवी पे कहा है, साहब ने कहा है कि 31 दिसंबर को हम इस्तीफे ले लेंगे, और वो ले लेंगे। मैं इसको बात पे एडमिट करता हूं, इंडोर्स करता हूं, उनके पास आ जाएंगे। अच्छा, मरियम साहबा 4 दिन से कह रही, पहले अभी उन्होंने 170 का कहा, मैंने 160 का फिक्र सुना, अभी उन्हें 170 के डोगर साहब कह रहे हैं, मैंने 160 असेंबली के भी आ गए। चला जी 170 जो इस्तीफे हैं, अगर वो हैं तो आप पेश कर दे, मैं कल कौमी टीवी पे यहाँ बैठ के मैं माफी मांगूंगा कि मेरी झूठी खबर है। डोगर साहब तो भी कह रहे हैं मैं यहाँ पे बैठ के जो गए हैं सर, वो उन्होंने मैं माफी मांगूंगा कौम के सामने कि जनाब हम बोतान तराजी झूठ बोला है। 170 इस्तीफे आज रात 12 बजे तक भी 170 साइड पे कर दें। मुझे दो, वो तो आपने एक बड़ी बात, दो इस्तीफे दिखा दें, सब जो दो गए थे, शहबाज का और शहबाजी का, सिर्फ इन दो का इस्तीफा दिखा दें तो यकीन जाने कि मैं माफी मांगूंगा। पीपल्स पार्टी ये सवाल नहीं करेगी आप हमसे इस्तीफों का कह रहे हैं, पीडीएम की दिल्ली जमाते हैं कि तो इसीलिए वो लोग तो आपकी बात नहीं मान रहे। मरियम भरे जलसे में कह रही हैं, लाइव टीवी ने सबने दिखाया कि जाओ अपना रास्ता अलग कर, वो जाकर कह रहे हमने नहीं मानने इस्तीफे, बल्कि मरियम के खिलाफ तहकीकात तो कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अब बिलावल रवादार आदमी है, वो रवादारी दिखा रहे हैं, वो बजाय ये कहने के कि जनाब मरियम साहब आपके पास जो इस्तीफे हैं वो हमें दिखाएं, वो उनको कह रहे हैं कि इस्तीफों वाला मसला रहने दें, छोड़ दें, जाने दें। उनको पता है कि मरियम के पास जमा नहीं हुए, वो इसको सेफ एग्जिट दे रहे हैं कि इस्तीफों वाली जिद छोड़ दो, तुम्हारे पास इस्तीफे इकट्ठे नहीं होने। अच्छा बाबर साहब, अगली खबर पर जाने से पहले अदरवाइज सबको पता है आपने ब्रेकिंग न्यूज दिया कि नून लीग जाएगी ज़मीनी इंतखाबात में भी और सेनेट में भी, उन्होंने भी ऐलान बाकायदा नहीं किया, आप ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। फिर ये भी बता दें कि क्या बिलावल की बात मानकर ये पीडीएम सारी इकट्ठी होकर, उन्होंने कहा टफ टाइम दे सकते हैं अगर मिल जाए तो, इलेक्शन में इकट्ठे होंगे, सेनेट में इकट्ठे होंगे। सामा मैं आपको एक बात बताऊं, मरियम जो है ना वो आखिरी कोशिश कर रही है कि पीडीएम ना टूटे, पीडीएम ना टूटे। अब वो यहाँ तक आ गई हैं कि वो ये चाह रही हैं कि चले ठीक है इस्तीफों से भी पीछे हट जाते हैं,
ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले लेते हैं, सेनेट में क्योंकि अगर पीडीएम टूट गई तो ये मरियम की सबसे बड़ी शिकस्त होगी और मरियम जो है, जो उनकी थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी। लेकिन होम्योपैथिक पीडीएम का फायदा क्या है? मौलाना साहब, मरियम ये जो आज हमारे पास मेरी बात सुन लें, मेरी एक बात सुन लें, सारी हम डिपेंड करें पीपल्स पार्टी पे। ये इस्तीफे हम इलेक्टोरल तोड़ेंगे, अब देखें सेनेट इलेक्शन नहीं होने देंगे, वो सब खत्म हो गया। एक मिनट सर, मेरी बात सुन लें। अब जो मरियम और मौलाना फजल-उर-रहमान मिल रहे हैं जी, आप देखिए कि नून लीग के अंदर मरियम जो है वो तकरीबन आइसोलेट हो चुकी है, पार्टी में एक तरह की बगावत है उनके खिलाफ। यकीनन मौलाना फजल-उर-रहमान के हाथों से सारा बलूचिस्तान निकल गया, अब वो जो केपीके है वो भी याद आ गया, वो उसमें भी बगावत हो रही है। अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इज्जत भी बच जाए और पीडीएम भी बच जाए, क्योंकि बिलावल जो है फेस सेविंग, गवर्नमेंट ये जो आज मिल रहे हैं ना, ये फेस सेविंग का कोई ना कोई हिस्सा होगा। क्या फेस सेविंग मिलेगी? गवर्नमेंट कह रही है इन दो के अलावा हम मुलाकात कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं पार्लियामेंट में। ये तो दोनों पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। किस तरह से मुलाकात करें? दोनों पैदल ये हैं, तो रिजेक्टेड दोनों के पास कोई सीट नहीं है। इनको तो गवर्नमेंट ने कहा है कि सवाए उन्होंने कहा कि फजल-उर-रहमान और मरियम नवाज साहिबा जो है नॉन इलेक्टेड लोगों से तो हमने डायलॉग की बात ही नहीं, पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट ये तो फारग है ना, ये फारग है, ये चले कारतूस नहीं इस तरह होता बंदा। चलें फिर पार्लियामेंटेरियन की बात कर लें, सब ब्रेक हो जाएगी। ये क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंटेरियन की बात कर लें, आप इन चीज़ों के बड़े एक्सपर्ट हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पर जो जुल्म ढा दिया है नैब ने, हाँ जी, और यानी वो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था इस केस से, और वो ये था कि उन्होंने 2013 में अपना इकामा, अपनी सारी पोजीशन, वो मुलाजमत, पैसा सब छुपाया था। 2018 में उस्मान डार गए थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने, ये पुराना केस है। ये ट्विस्ट करते हैं, हर मामले को ये ट्विस्ट करते हैं। उसामा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया था अकामा के, क्या एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो वजीर है हमारे मुल्क का, क्या वो गैर मुल्की कंपनी के अंदर नौकरी कर सकता है, अकामा रख सकता है या नहीं है? केस ये था, क्वेश्चन ये अराइज हुआ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चूंकि इसमें कानून जो है वो ना ये कहता है कि रख सकता है, ना कहता है नहीं रख सकता, तो लिहाजा इस पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के वाले से ये कानून में चूंकि बात नहीं थी, इसलिए हम कानून और पार्लियामेंट आइन उससे बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, इस चीज पे उन्होंने केस खत्म कर दिया। अब क्या हुआ? सोन तो 22 करोड़ रुपया नहीं, वो दिखा सकते। अब इस केस के अंदर एक्चुअली वाकया क्या हुआ वो तो हो गया उस हवाले से कि कामा और वो गैर मुल्की कंपनी और वो रखना। अब क्या हुआ है? 22 करोड़ क्या है? ये जो ज्यादती हुई, इंतकामी और वारदार जो दहशतगर्दी नैब की होगी, नैब गर्दी होगी, वो क्या हुई है? जी जी, ख्वाजा आसिफ साहब जो है, जो उन्होंने कहानी बनाई, अगर क्या है तो मैं फौरी तौर पर पढ़ दूं जल्दी से, 6-7 चीजें कि कहानी क्या है। जी जी, ख्वाजा आसिफ को जो आमदन से जायद असासा इसके अंदर पकड़ा है, जो गैर मुल्की जो वो कंपनी IM को जो है मैसर्स, जहाँ पे वो कामा ऑर्डर और मुलाजम थे, और वो जो 13 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में और ओवरऑल उनके असासों से जायद जो मुताबिक रखे थे 22 करोड़ की रकम, जो 21 करोड़ 22 करोड़ जी है, 221 करोड़ 10 लाख। हाँ जी, 10 लाख। अब मैं इसकी कहानी बता रहा था कि उसके अंदर से वो 2 डिफरेंट पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये इन्होंने करप्शन किया, मनी तो नैब ना कर, वो अलग केस हो गया, वो तो अलग खत्म हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई। अब हुआ क्या है? अब इस हवाले से बात ये है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसकी सेक्शन 5 है, और उसके हवाले से मुलजम के खिलाफ नैब जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, NAO 1999 के शिक 2010 की शिक की सेक्शन है 3, उसके तहत ये एंटी मनी आमला जो है 2010, एक तो ये हो गया। ख्वाजा आसिफ ने मुबैना तौर पर ये नैब की जानब से जो हमें बताया गया है लिख के इन राइटिंग कि मुलजम ख्वाजा आसिफ ने मुबैना तौर पर आमदन से जायद असासाजात बनाए, जबकि असासाजात की नोयत, ज़राए और मुंतकिली को भी छुपाया। मुलजम ख्वाजा आसिफ 1991 में बतौर सेनेटर ओहदा संभाला, जो बारजा मुख्तलिफ अदवार में वफाकी वजीर और MNA भी रहे। आपको पता है वफाकी वजीर पानी बिजली, वफाकी वजीर वो दफा, वफाकी वजीर खारजा, और इससे पहले भी वो नवाज शरीफ की पहली रजीम में भी रहे वफाकी वजीर। मुलजम जो अवामी ओहदा रखने से कबल यानी 1991 में जब वो सेंटर मुंतखब हुए थे पहली दफा, उस वक्त उनके मजमूई जो असासाजात है टोटल उनकी मालियत थी 51 लाख। 2018 तक मुख्तलिफ ओहदों पर जब ये पब्लिक ऑफिस होल्ड किए, बड़े बड़े पोर्टफोलियो, तो उनके असासाजात की मालियत जो है वो 22 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई। जो इनकी जाहिर आमदनी, जाहिर बात है MNA MP या मिनिस्टर की करोड़ों रुपए में तनख्वाह तो नहीं होती, बाजार कारोबार उनका है नहीं था, जाहिर आमदनी मुकाबला नहीं रखती नैब के मुताबिक। अच्छा, मैं मुलाजमत से ये मैसर्स IME CEO जिस तरह इसाक डार ने कहानी बनाई, उनका एक फर्म है
और बनाम जो यूएई जो लाहौर है उस हवाले से जो मुल्ज़म ख्वाजा आसिफ ने 13 करोड़ पे हासिल की। ये बड़ी वारदात है। यहाँ पे नैब ने 13 करोड़, यहाँ पे नैब को क्रेडिट जाता है वाइट कलर साहब पे भी जाने। ताहम दौरान तफसील वो बतौर तनख्वाह इस रकम के असूल का कोई भी ठोस सबूत पेश न करे। हुआ क्या था, ये कंपनी जो होती है ना नैब के मुताबिक वो आपको अकाउंट में पैसे देती है, ऐसे ही है। ये वहां पर जाते रहे 2-3 माह बाद और पैसा कैश लेते थे। वो कैसे पता है मुबैना तौर पर पैसा किसका होता था, वो तो कैश नहीं दे सकते, वो सुन तो ले ना। वो पैसा होता है हुकामा इसलिए बनाया था कि ताकि वहां से पैसा वहां पे छुपा के वापस भेजना, उसको लीगल कवर देना, तरसीलातें जाहिर करना, कानूनी पैसा जाहिर करना। सुन ले रेमिटेंस, वो पैसा कौन देता था? वो पैसा था करप्शन का मुबैना तौर पर, वो किकबैक्स का था, वो कमीशन का था, जो बैरून मुल्क जब इकट्ठा होता था अपनी बीवी के अकाउंट में डालते थे वहां से। तो वो शो ये करते कंपनी मुझे दे रही, कंपनी के साथ है, कोई ऐसी बात नहीं, आगे आ गया, दस्तावेज नहीं होते। अच्छा, इससे साफ जाहिर होता है कि मुल्ज़म ने जाली ज़राए आमदन से अपनी हासिलशुदा रकम को उन्होंने साबित करना चाहा कि झूठ तरीके से ख्वाजा आसिफ ने अपने मुलाजिम तारक मीर के नाम पर एक बेनामी कंपनी तारक मीर एंड कंपनी भी चला रहे हैं। अच्छा। जिसके बैंक अकाउंट में 40 करोड़ की वो टीटी स्कैंडल शरीफ वो मुश्ताक चीनी जमा करवाएगी, अगरचे इस रकम की कोई खातर खास ज़राए भी साबित ना की है। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि मुल्ज़म ये नैब कह रहा है, मुल्ज़म ख्वाजा और डॉक्यूमेंट कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ की बैरून मुल्क मुलाजमत का मामला अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में भी ज़ेरे समात रहा। वो मुलाजमत की बात है, ये करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात है। बाबर साहब जबकि नैब का मकसद मालूम करना था। बाबर डोगर साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी मैंने तो कैश में वहां से लेता रहा, जबकि यूएई में कानून है कि किसी भी मुलाजिम को कैश में नहीं, आप यानी उसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करेंगे। नैब कह रहा है कि कोई दस्तावेजी सबूत ये नहीं दिखा सके, और वो खुद कह रहे हैं आगे ये पढ़ दे। सुप्रीम कोर्ट का मामला था। सबसे अहम चीज जो है ना, ये सबसे अहम चीज जो है ना खैर साहब, वो ये है कि मुझे शर्म आती है कि मेरा वो मिनिस्टर जो डिफेंस मिनिस्टर भी था, जो फॉरेन मिनिस्टर भी था, सबसे सेंसिटिव सबसे अहम ओहदे जो हैं, सबसे आला ओहदे एक बंदे के पास रहे हैं, और वो किसी दूसरे मुल्क का कामा होल्डर है, यानी कि उसके पास किसी दूसरे मुल्क की आर्जी नेशनैलिटी है। मुझे एक बात बताएं, करप्शन को छोड़ दें यार, एक साइड पे करें खरल साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ऐसा बंदा जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी के साथ कोई और नेशनैलिटी भी रखता है, उसको इस तरह के अहम सेंसिटिव ओहदे देने चाहिए? मेरी तो डिबेट ही ये है, क्या दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो अमेरिकन नहीं है, वो ब्रिटिश नेशनल भी है साथ, और या कोई एशियन नेशनल भी है, उसको इतने अहम और सेंसिटिव ओहदे दे दिए जाए? आपको यानी कि डिफेंस का ओहदा भी दे दिया जाए, आपको फॉरेन मिनिस्टर का भी ओहदा दे दिया जाए, और आप किसी और मुल्क का कामा भी साथ रख रही हैं। तो आपके कायद वज़ीर आज़म भी तो कामा हो क्या मुझे दाखिला भी तो कामा हो, तनख्वाह नहीं ली थी, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मुलाजिम थे, का मकसद डॉक्टर साहब समझ अकामे का मकसद ये था कि वो पैसा पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए रखा था, चाहे ये कामा पैसा करप्शन का पैसा छुपाने के लिए रखा था, लेकिन सबसे अहम ये है कि इतने अहम ओहदे रखने वाला बंदा किसी मुल्क का कामा रख रहा है, मेरे तो ये में मुलाजिम भी है। आपने वज़ीर आज़म मुल्क का रहा है, आपका आपके मुल्क सबसे बड़ी जो करल साहब कह रहे थे, मैं सबका बता दूं, नैब ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था वो अकामे का था कि जी क्या ऐसा शख्स जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हो सकता है, वो अलग बात थी। हम जो कह रहे हैं देख रहे हैं कि बैरूनी आमदन इनकी दुरुस्त भी है जिस तरह से प्रोवाइड करें या नहीं, नैब इस चीज को देख रहा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे एमक्यूएम। अच्छा, हुकूमत के इत्तेहादी जो है मुलाकातें किसी और से कर रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। हुकूमत के इत्तेहादी एमक्यूएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द गया है, एमक्यूएम से मुलाकात की है, गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त हुई है, और एमक्यूएम की तरफ से फैसल सब्जवारी साहब ने कहा है कि जी मुश्तरका हिकमत अमली की जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ अवामी मफाद में साथ चलने की ज़रूरत होगी, हम ज़रूर चलेंगे। लेकिन आज बात हुई है मरदमशुमारी पर, जहाँ नाइंसाफ़ी हुई है, और हम कह रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में आए, हम तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। बाबर डोगर साहब, ये चक्कर क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कुछ चाह रही है एमक्यूएम के साथ, ये कोई बन सकती है बात? क्योंकि माजी में तो रहे इकट्ठे, लेकिन क्या ऐसा कुछ इनको मिल सकता है जो तहरीक इंसाफ ना दे पा रही और पीपल्स पार्टी से कुछ हासिल हो सके, या पीपल्स पार्टी कुछ ऐसा देने को तैयार है? देखिए, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और उसमें सियासी जोड़ तोड़ जो है वो अपने रूट पर पहुँचेगा। तमाम छोटी पोलिटिकल पार्टी जो है वो कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह कोई ऐसा अलायंस करें जिसमें उनको कोई हिस्सा मिल सके।
पे पार्टी सिंध में पे पार्टी की गवर्नमेंट है, MQM जो है सिंध में अपोजिशन में है। हो सकता है कि कल पे पार्टी जो है वो MQM के साथ कोई अलाइंस कर ले। और सेकेंडली देखें बहुत सारे इश्यूज़ पे दोनों पार्टीज़ का यकसा मौक़िफ़ है। MQM का सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि ये जो मरदमशुमारी हुई है इसमें जो कराची की आबादी शो की गई है, कराची की आबादी को बहुत कम शो किया गया, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान MQM को हुआ है। फिर पार्टी जो है वो भी ये समझती है कि चूँकि कराची की आबादी कम शो की गई है, इसकी वजह से NFC अवार्ड में जो सिंध का शेयर है वो कम हो गया है। तो ये वो नुक्ते और जो इंतजामी बुनियादों पर कराची तकसीम हुई है जिस पर MQM को एतराज़ है, उस पर वो देखिए अल्टीमेटली सिंध में पे पार्टी की गवर्नमेंट है। MQM ने जो भी लेना है सिंध गवर्नमेंट से लेना है। अगर उसको अपने एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो पे पार्टी के सामने रखेगी। अच्छा। और इसी तरह से पे पार्टी जो MQM की जो पे पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने MQM के सामने रखेगी। ये एक अच्छी बात है कि सिंध की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो आपस में मिलकर बैठ रही हैं, अपने मामलात को तय कर रही हैं। कराची के जो हालात हैं, अगर MQM और पे पार्टी आपस में बैठ के बात करती हैं तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। अच्छा। और तो ये मैं तो इसको एक पॉजिटिव मूव देख रहा हूँ दोनों पॉलिटिकल पार्टी। तहरीक इंसाफ को कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है इस बात की? सर बिल्कुल टेंशन होगी, बिल्कुल टेंशन होगी, क्योंकि MQM जो है वो PTI की गवर्नमेंट से खुश नहीं है। अच्छा। PTI की गवर्नमेंट ने कराची के हवाले से जो भी वादे किए थे कोई एक वादा पूरा नहीं किया। MQM के PTI गवर्नमेंट के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी रिसेंटली जो मीटिंग जितनी भी हुई है PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसमें MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और MQM का फिर पार्टी के साथ मिलकर बैठना, बातचीत करना, ये PTI के लिए एक ख़तरे की बात है। मैंगल पहले उनको छोड़ चुके हैं, अगर MQM पीछे हटती है तो PTI के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो असद खरल साहब, ये तो अब अजीबो गरीब बात है कि एक तरफ आप देखिए, ये मानना पड़ेगा कि एक जरदारी सब पर भारी, PDM को किस तरह आखिर तक लेकर गए और उसके बाद कैसे सारे मामलात उन्होंने अपने बेहतर कर लिए और क्या हुआ। यहाँ पर भी आप देखिए मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं MQM से भी, और GDA उसके साथ भी, जो सिंध में तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है उसके साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ। तो ये तो पीपल्स पार्टी कोई गेम ना कर जाए तहरीक इंसाफ के साथ, तो इनको समझ ही ना है कि हमारे साथ क्या हो गया। और गेम वो कर तो सकते हैं लेकिन इसमें गेम नहीं हो। मैं थोड़ा सा माजिद साहब डोगर साहब से थोड़ा सा मेरा एक अपना वजह क्या है, जब वो मरदमशुमारी पर भी इकट्ठे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो MQM है ना, जो नौकरियां हैं ज़ाहिर बात है वो ज़्यादातर सिंध हुकूमत ही दे रही है। वहाँ पे बाकी हुकूमत जितनी दी हैं आपको पता ही है, ज़्यादातर सिंध हुकूमत ही अभी नौकरियां बांट रही है, रिसेंटली भी जो हुई। तो MQM के लोग ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी है, जो इंटीरियर सिंध जो है, जो कोटा अर्बन और मरदमशुमारी और दो चीज़ें इशू हैं MQM के पीपल पार्टी के साथ। लोकल गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट का भी है, वो PTI के साथ लोकल गवर्नमेंट के कानून पर तीनों इशूज़ जो है ना, वो कराची के तकसीम हो इंतजामी बुनियादों पर, लोकल गवर्नमेंट का इशू हो, मरदमशुमारी की बात हो, या जो सूबाई महकमों के अंदर या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के महकमों के अंदर भर्तियों के अंदर मामला, तो जो शोर है, जो कोटा है कि अर्बन यानी अर्बन का कोटा जो है, जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं वो डोमिसाइल कराची का बना के वो भी उसके ऊपर काबज हो जाते हैं, शहरी जो है वो भी उनका हिस्सा खा लेते हैं, और जो इंटीरियर सिंध जो है रूरल का जो कोटा है उस पर भी वो आ जाते हैं। तो MQM वाले हमेशा ये शोर मचाते हैं। अभी लिस्ट जो है MQM वालों ने मुझे भेजी, बहुत सारे रहनुमाओं ने, कि जनाब ये देखें जितने लोग भर्ती हुए हैं, अभी एक महकमा सूबाई मुझे याद नहीं आ रहा, इसके अंदर उन्होंने कहा जो अर्बन के लोग हैं जिनको शो किया गया है ये सारे इंटीरियर सिंध के हैं, और वहाँ के हैं डोमिसाइल यहाँ के बनाए हुए। अच्छा। और जो रूरल के हैं वो भी वहाँ के हैं। तो उनका हमारे किसी बंदे को नहीं मिली। नंबर एक, मरदमशुमारी सूबाई हुकूमत का चैप्टर नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, सूबाई हुकूमत उसमें कुछ नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी कोर्ट में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में पागल है वो। तो MQM को 1% भी कबूल करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। वो चाहती है उनका कद बढ़ाएं, उर्दू स्पीकिंग को ज्यादा स्पेस दे, MQM को ज्यादा स्पेस दे। कराची की आबादी अगर ज्यादा आएगी, वो कहेंगे NFC का बहुत छोटा पोर्शन रहेगा, जो मैं समझ रहा हूं। ताज हैदर साहब कह रहे हैं NFC की बात जो आप कर रहे हैं ना, वो एक छोटा पोर्शन है। अब बात जरा समझे, NFC का मैं समझता हूँ कि आबादी अगर बढ़ जाती है तो यकीनन सिंध हुकूमत को या सिंध गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा जाएगा। लेकिन सिंध गवर्नमेंट दूसरी तरफ थ्रेट ये है ना, जो पॉलिटिकल और वहाँ पे जो बाकी अलाइनमेंट बनेगी, अगर वहाँ पे ज्यादा आबादी शो होती है तो अभी PTI तीसरी कुव्वत आ गई ना,
पहले तो ज्यादा सीटें एमक्यूएम लेती थी, अभी बिलावल का लियारी में आप देख रहे हैं ना, तो कभी नहीं चाहेंगे पीपल्स पार्टी वाले लोग कि कराची की बहुत ज्यादा आबादी हो जाए, पीटीआई को सीटें ज्यादा मिल जाए, एमक्यूएम को मिल जाए, वो तो उनका नुकसान है। वो फंड देखेंगे या अपनी सीटें देखेंगे। अभी उन्होंने जिला क्यों तोड़ा है? क्योंकि उनका यह था कि हम बाकी ओवरऑल अपना मेयर नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि जहां पे हमारी आबादी है, एक उन्होंने जिला तोड़ दिया, तोड़ने की कोशिश की। अब मामला ये है कि इसलिए ये तो आपस में बैल मंडी नहीं चढ़ेगी। अच्छा, पीटीआई को तो तब एम्बैरेसमेंट होगी जब ये आगे एग्जीक्यूशन के फेज में जाएगा। मरदमशुमारी को अगर रिकंसाइल करना है तो वो वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट जो है बाबर साहब, अगर अब ये इतना ही अच्छा ये तो आपस में गैर फितरी एक मामला है ना, तो फिर उन तहरीक इंसाफ के पास जाने की जरूरत क्यों पेश आती? कराची के फंड के लिए, कराची बहाली के लिए ये वफाकी हुकूमत की जरूरत ही ना आती। वैसे अब ये जो आइलैंड्स की बात हो रही है उस पर भी वो मतलब एमक्यूएम को साथ लेकर चलने पर तैयार है, जीडीए को भी साथ लेकर चलने के तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो क्या दिया जा सकता है दूसरे? क्या सेनेटर क्या बनवाने में एमक्यूएम साथ देगी या पीपल्स पार्टी साथ दे देगी कि एमक्यूएम का एक सेनेटर हम बना दें? ये बात ये आपस में डील हो रही है, जीडीए है, असल सेंटर के ऊपर है, चाहे एमक्यूएम मुलाकातें, उनके सारे मफादात सिंध गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है उनको बहुत कुछ दे सकती है, कुछ ले और दो की पॉलिसी जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ हो सकती है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पीटीआई के साथ खुश नहीं है, वो अपनी रिजर्वेशन बारहा शो कर चुकी हैं। आगे सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन जो है उसमें भी उसमें वो अलाइनमेंट कर सकते हैं, जीडीए, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, उसमें ज्यादा शेयर और ये भी हो सकता है कि ये विफाक में हुकूमत का हिस्सा रहे, यहाँ सेनेट में थोड़ा सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यही हो रहा है अभी। हर एक के अपने अपने मफादात। तो तहरीक इंसाफ तो इसलिए चाहती है कि चौप हैंड हो, उसामा साहब सबसे अहम अख्तर मैंगल अलहदा हो चुके हैं। पीटीआई की दो बड़े अलाइज जो हैं उनमें एक जीडीए है और दूसरा जो है वो एमक्यूएम है। अगर पे पार्टी जरदारी साहब जिस तरह से जो नारा लगा रहे हैं, अगर वो इनको तोड़ लेते हैं तो पीटीआई के लिए खतरात मजीद बढ़ सकते हैं। आपको बाबर साहब एक और चीज़ भी तो देखें कि जरदारी साहब ने बड़ा वाज़े कहा कि कुछ हमसे सीख लो, हो सकता है हम ये काम पहले कर चुके हों और इस तरह से वो मैं आप गिरा सकते हैं। अब एक अगर ये कर लेते हैं कि बिलावल वाज़े कह रहे सीसी में हुआ कि मैं इसी पे आ रहा हूं, मिलकर करें तो हम सेनेट में इनको बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। मैं समझ रहा हूं, उधर हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिला ले, इधर ऑपोजिशन साथ का इलेक्शन जब था सर तहरीक इंसाफ को तो बड़ा मसला बन जाएगा। इलेक्शन था या बलूचिस्तान जो असेंबली का इलेक्शन था और जो सीएम का था सारा मामला, तो उसमें जरदारी साहब ने सारा रोल जो निगरानी के हवाले से मामला किया सादक से। अभी मसल दिखाना चाह रहे हैं जरदारी साहब। हर बंदा ना अपना दुख लेके बैठा होता है। पीटीआई के जो एमक्यूएम के अपने उनके अपने फबंदे हैं, उनका अपना मसला दुख है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कह दिया जी हमें और हिस्सा दिया जाए विफाक में, अब वजारत और एमक्यूएम को पीटीआई ने नहीं दिया कुछ, ठीक है। जीडीए को भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिली जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी से भी उनको कुछ नहीं मिल रहा, पीटीआई से भी कुछ नहीं मिल रहा विफाकी में। अच्छा, अब आ गया एमक्यूएम से। अब जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ये अलाइनमेंट है, जरदारी साहब जो आगे बात डोगर साहब कर रहे हैं ना, फिर उससे मैं इख्तिलाफ करूंगा कि पीटीआई हुकूमत को इस वक्त ना तो एमक्यूएम छोड़ेगी ना अख्तर मैंगल, ये सारे जो कोई बंदा भी ऐसे हालात में जब पीडीएम का धड़न तख्ता हो रहा है तो ये हुकूमत तो मजबूत होने जा रही है। अब छोड़ने की बात हो रही है सेनेट इलेक्शन, तो वो ब्लैकमेलिंग तो चलती रहती है। अब देखिए एमक्यूएम बाबर साहब ऐसा हो जाता है, अब पीपल्स पार्टी मना लेती है कि भाई आपने अपना तरीका दे दिया, उससे फायदा नहीं हुआ। अब मौलाना को भी कहें कि भाई आओ साथ, नून लीग को भी कहें साथ आओ, इधर से हमने कुछ इत्तेहादियों को भी साथ कुछ ले लिया, सेनेट में हम एक आधी सीट ज्यादा बढ़ा लें, 2-4 सीटें ज्यादा बढ़ा लें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी कह रही है कि जी हमें एक और विफाक, 3 पार्टियां जो है ना एमक्यूएम, जीडीए और पीपल्स पार्टी, इस वक्त मुलाकातों के हवाले से जो डोगर साहब कह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, तो उनको तीनों को फायदा हो सकता है एक दूसरे के साथ। ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो सकती है इस हद तक, उधर से ऑपोजिशन साथ, इधर से इत्तेहादी साथ। देखिए सेनेट के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, एक और सीट का छोटी पार्टियां जो है इस वक्त पीटीआई को ब्लैकमेलिंग करने की पोजीशन में है और जरदारी साहब उसका फायदा उठा रहे हैं। जरदारी साहब की एमक्यूएम के साथ मीटिंग, जरदारी साहब की जीडीए के साथ मीटिंग, अल्टीमेटली ये हुकूमत के लिए, हुकूमती पार्टी शो ऑफ हैंड में यही चाहती है ना, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी हो सकती है फिर कल को। अब 2 तो हो गई हैं, एमक्यूएम हो गई, जीडीए हो गई, उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। उन्होंने भी कह दिया बड़ी 2 चीजें सामा साहब देखें, जीडीए या एमक्यूएम, इनको जरदारी साहब अकोमोडेट करने की पोजीशन में है क्योंकि उनके पास सिंध गवर्नमेंट है। चाहे वो जॉब्स में कोटा दे दें या कुछ भी दे दें,
वो उनको एडजस्ट भी कर सकते हैं, अकोमोडेट भी कर सकते हैं, उनकी ख्वाहिश जो उनकी डिमांड है उनको पूरा किया जा सकता है। इसलिए इमरान खान साहब ने शो ऑफ हैंड का कहा ताकि हर बंदा एक्सपोज हो। अगर कोई बंदा दो नंबरी करे, बात ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पीटीआई की हुकूमत से खुश नहीं है, वो तो दोनों के अपने गिले शिकवे हैं, एमकेएम के भी गिले शिकवे हैं, जीडीए के भी गिले शिकवे हैं, छोड़ेंगे नहीं। वो अब उनका पीटीआई जरदारी साहब से मिलना, अगर कोई ऐसा सेनेट के इलेक्शन में अलायंस करते हैं तो वो पीटीआई के लिए खतरे की घंटी है। और मैं आपको खर साहब कहते छोड़ेंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोड़ देंगे, लेकिन तो फिर नुकसान तो ना हुआ। ये सेनेट में अगर ले क्या फ्यूचर सेनेट में अगर ज्यादा सीटें ले एक सीट का मैक्सिमम फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर ये पार्टियां करीब आती हैं जो कि एक दूसरे के मुखालिफ पार्टी हैं तो फ्यूचर में पीटीआई के लिए खतरा नहीं। मैं समझता हूं अच्छा होगा, क्लींजिंग हो जाएगी और ये जिमनी इलेक्शन और इस्तीफे जो है उसके लिए ज्यादा बेहतर। अच्छा, कोई चांस जिमनी इलेक्शन में ये जो ब्लैक मेलिंग रोज किया ना, क्योंकि सेनेट में उनकी अक्सरियत हो चुकी होगी और कौमी असेंबली के अंदर हुकूमत नहीं गिरती है। जिमनी इलेक्शन होने, सिंध में भी होने, कोई चांस है कि कुछ? हाँ नहीं, उसमें क्लीन स्वीप करनी, यहाँ पे नून लीग ने और वहाँ पे पीपल पार्टी। जारी बात है जो सूरत हाल वहाँ पे देख रहे हैं मुल्क के अंदर, क्या यहाँ पे सीटें देख रहे हैं पंजाब में नून लीग को मिल रही हैं? जिमनी इलेक्शन में अभी तो आप कह रहे हैं ना गुम वो ठीक है हिस्सा लेंगे, लेकिन इन हालात में कौन बंदा देगा? देखिए हर पार्टी हवा का रुख देखते हैं। इमरान साहब, मरीम साहब कहेंगे वजीराबाद हिस्टोरिकली देखे गुजरावाला से नून लीग ने स्वीप मारी थी, ठीक, तो ये नहीं कह सकते आपके नून लीग वजीराबाद कभी कभी अपसेट, लेकिन क्या मौलाना साहब पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करके लोग हवा का रुख देखते हैं? ये बातें हुई हैं कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले पे यूनानिमस लड़ा जाए। 3 रुपए पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ रही है, महंगाई अपने अरूज पे है, लोग हुकूमत से भी इतना खुश नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कि अगर जीडीए टूट जाएगी इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। सर अभी मेयर बना आपके इस्लामाबाद है, लेकिन हुकूमत की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो वहीं पे खड़ी हुई है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। इस्लामाबाद का मेयर नून लीग का बन गया। आप हम भी कवर करते हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप भी जाते हैं सियासी हलकों में, इंतखाबी जब मामलात होते हैं, मार्के होते हैं, लोग पहली बात दो चीज़ों का देखते हैं। एक तो ये कहते हैं जो उम्मीदवार है, क्या वो जो मौजूदा हुकूमत है या आने वाली जो मतलूका हुकूमत है, अभी तो मौजूदा हुकूमत सूबे में भी है, पंजाब में और मजाक में, तो हमेशा उसके कैंडिडेट ताकि हमारे काम हो, ये एक आम परसेप्शन है। ब्रेक का वक्त हो गया है। 16 फरवरी आखिरी तारीख, उसके बाद पासपोर्ट मनसूख हो जाएगा मियां नवाज शरीफ का। फिर उनके पास ऑप्शन क्या रह जाएंगे? ख्वाजा आसिफ के हवाले से बात करेंगे। नैब के बारे में किस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है वो भी खबर है असद खलील साहब के पास। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने ऐलान कर दिया है कि 16 फरवरी को मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। अदालत की तरफ से पहले ही वो इश्तिहारी हैं। अब जब पासपोर्ट मनसूख हो जाएगा 16 फरवरी को, तो अब क्या रास्ता बचता है नवाज शरीफ के पास? क्योंकि उसके बाद तो वो किसी और मुल्क जा नहीं सकेंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट मनसूख होगा, कहीं का वीज़ा नहीं लग सकता, बरतानिया में कैद होकर रह जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ या असाइलम सीख कर सकते हैं या 16 फरवरी से पहले कहीं जाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या नज़र आ रहा है आपको असद खलील साहब? क्या ऑप्शंस हैं मियां नवाज शरीफ के पास? बरतानिया से राब्ते भी हो रहे हैं और शहजाद अकबर साहब भी कह चुके हैं कि वहाँ से, यानी अभी कोई क्लियर कट जवाब नहीं आया, लेकिन हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है बरतानिया के साथ। और ये बात कि 16 फरवरी को पासपोर्ट मनसूख होना, चाहे आप कहें कि नवाज शरीफ को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो उसी तरह के इश्तिहारी होना जहाँ पर वज़ीर आज़म रहे 30-40 साल हुकूमत सब कुछ, और उस मुल्क से यानी आए कि जी ये तो हमारा शहरी ही नहीं है, हम तो इसको नहीं। मामला ये है कि उसामा साहब कल का प्रोग्राम है, आप भी नाजरीन भी देख रहे हैं, यही बात जो शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला आज कह रहे हैं, मैंने भी यही कहा था कि उनका पासपोर्ट मनसूख कर देंगे, और जो 16 फरवरी को तो उन्होंने कहा कि मनसूख कर देंगे, और उसके बाद वो ट्रैवल नहीं कर सकते। जब आपके पास जो भी किसी भी मुल्क का सिटीजन होगा उसका पासपोर्ट जब मनसूख हो जाता है, जिसके ऊपर स्टैंप लगनी होती है, जब वही डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है जो सफरी दस्तावेज है, तो उसके बाद तो वो ट्रैवल कर नहीं सकते। अगली बात आ जाती है असाइलम लेना। असाइलम जो सीकर होते हैं या जो असाइलम लेते हैं ना, उनके लिए उन मुल्क के जो लॉ ऑफ द लैंड है वो अप्लाई होते हैं। बरतानिया का जो कानून है, मैं अगर बरतानिया की बात करूँ, वहाँ से आगे तो निकल नहीं सकते। बरतानिया कानून के अंदर ये है कि जो बंदा कन्विक्टेड हो, 10 साल कन्विक्टेड हो, प्रिजनर, और या जो बंदा अदालती मफरूर और इश्तहारी हो, अदालत किसी को उस मुल्की को वांटेड हो, उस बंदे को उस सरजमीन पे इवन के लैंड करने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब नवाज शरीफ साहब ने बरतानिया की सरजमीन पर लैंड किया था, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से वो इश्तहारी मफरूर डिक्लेयर नहीं, अदालती मफरूर है। बाकी जो अगर उन्होंने किया था, कन्विक्टेड था, तो उसकी सजा कालदम हुई। कोर्ट ने कहा
और उसकी एक्सटेंशन हुकूमत और कोर्ट ने दी, ECL से नाम हुकूमत ने निकाला और कोर्ट की इजाज़त से वो वहाँ पे इलाज के लिए गए एक पर्पज़ के लिए। अब उनका स्टेटस डिफरेंट हो जाएगा जब 16 फरवरी को अगर हुकूमत उनका पासपोर्ट नहीं करती उसका जो मनसूख कर तो दिया नंबर 1। दूसरी बात ये एक और उसमें बड़ा अहम बात आ जाती है कि उनका जो 180 दिन से ज्यादा कई ज्यादा स्टे बहुत ज्यादा हो चुका है। आम कोई भी बरतानवी कानून के मुताबिक शहरी जाता है विजिट वीजे पे तो वो मल्टीपल वीजा उसको 10 साल का जोश है, 180 दिन से ज्यादा मुसलसल वहां पे नहीं क्याम कर सकता। नवाज शरीफ साहब इस हवाले से भी इलीगल वो हैं। अब बरतानवी हुकूमत ने इसलिए कहा कि हम गौर कर रहे हैं, मामला था डिपोशन का और एक्सीडिशन का कि उनका एक्सट्राडाइट किया जा सकता है या डिपोर्ट किया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब जो है उनका केस है डिपोर्ट का जो सजा अकबर में लिखा, अब पासपोर्ट भी खत्म हो रहा है, आगे भी ट्रैवल नहीं कर सकते। बाहर रखना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कह चुकी है बरतानिया के ऊपर बहुत सारा दबाव है कि आपने जो एक तरफ आपने जो वेल्थ वाला सारा जो किया और जो सारे सारे यहाँ बैठे हुए हैं आप उनके लिए जन्नत बने हुए हैं, तो ये गलत कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात तो है कि अब 10 साल सजा हुई हो, बरतानिया के कानून में है 7 साल, कैसे रख सकते हैं उसको? तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस चीज को जस्टिफाई करना कि भाई उसामा साहब आज शेख रशीद साहब आपने आधी बात बताई आधी बात और पहले वो कहते थे आज शेख रशीद साहब से जब ये पूछा गया कि जनाब क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह सकता। वो तो पहले कहा है कि अल्लाह ताला ही ला सकता है। शेख रशीद को पता है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, ना बरतानिया उनको वापस भेजेगा। तो कल हम ये मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि चाहे ये वीज़ा कैंसिल कर लें, चाहे ये पासपोर्ट कैंसिल कर लें, जो मर्जी हो जाए, नवाज शरीफ को बरतानिया कभी वापस नहीं भेजेगा। इसहाक डार तो आ नहीं सका तो नवाज शरीफ का कदकाट उससे बहुत बड़ा है। बरतानिया के लिए बस यही मसला फंसा हुआ है ना, अल्ताफ हुसैन से तो कभी भी नवाज शरीफ को वापस नहीं भेजेंगे। ये चीज मैं आपको लिख के बदनामी मोल ले लेंगे कि 10 साल की सजा है। अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 वहाँ की अदालतें मियां साहब के पास वहाँ महंगे तरीन वकील खड़े करेंगे, वहाँ की अदालतें एक नया रास्ता निकालेंगी और मियां साहब वहाँ नहीं अल्ताफ हुसैन जिस तरह वो सऊदी अरब में 10 साल रहे इस तरह बरतानिया में रहेंगे, वहाँ पर वो पनाह की दरखास्त करेंगे उस मुल्क से कि जी मुझे उस मुल्क से पनाह दे दी जाए जिसमें मैं वज़ीर आज़म रहा, जहाँ मेरे महल्लात हैं, जहाँ मैंने बड़ा कमाया, दौलत के अंबार लगा दिए, पता नहीं किस किस बड़े आज़म में इतना पैसा मैंने उस मुल्क से कमाया, आज मैं वो सारा पैसा आपके पास ले आया हूँ, लिहाजा मल्के बरतानिया मैं आपका वफादार हूँ, मेरे बच्चे तो पहले ही आपके वफादार हैं, तो आप मुझे यहाँ पर पनाह दे दें मेरे अपने मुल्क से। एक बात बताएं, उनके दोनों बेटे वहाँ पर नेशनैलिटी है, एक उनके सारे रिश्तेदारों की वहाँ पर पॉलिटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सऊदी अरब वाला के 10 साल के लिए लिख कर दे गए थे कि जनाब और वो झूठ पकड़ा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रिकॉर्ड है आपके सामने, उनको जालसाजी थी, कैलबरी फोर्ट। अब देखें ख्वाजा आसफ साहब जो नैब की इंक्वायरी की बात हो रही थी जी, अब मुबैना तौर पर जो बरूने मुल्क नैब कह रहा था कि दुरानिया में जो मुलजम खा जो आसफ पाकिस्तान में थे, यानी उस वक्त थे भी पाकिस्तान में, जबकि बरूने मुल्क मुलाजमत के कागजात महज जाली आमदन बताने के लिए ज़राए आमदन यानी बताने के लिए जाहिर किए गए। अब मामला यह है कि मुलजम ख्वाजा आसफ बरूने मुल्क मुलाजमत से हासिल आमदन का कोई कागजी सबूत भी फराम ना कर सके, बेसिकली इसलिए कि उनका जो कामा लेना, वहाँ पे पैसे के मुबैना तौर पर करप्शन और वो बीवी के अकाउंट में रखना, कैश लेना, सारा वही नवाज शरीफ वाला कामा, वही अब वज़ीर आज़म कामा की वज़ीर आज़म हमारा कामा ऑर्डर है, वज़ीर दाखिल अब आ गया था थोड़ा सा। मुझे खान साहब एक बात बताएं, छोड़ दें, पाकिस्तान बरतानिया पे दबाव डालने की पोजीशन में है क्या? डाल तो रहा है, डाल सकता है, लेकिन क्या बरतानिया अपने मुफाद को देखेगा। अल्ताफ हुसैन को रखा हुआ उन्होंने, कहा यह जा रहा है बरतानिया पे क्या दबाव डाल सकते हैं? दबाव डॉक्टर साहब बरतानिया देखना ये है कि बरतानिया अपने मुफादत को देखेगा ना, वो कार्ड यूज करेगा। पहले अल्ताफ हुसैन को यूज किया उन्होंने, तो अब नवाज शरीफ को यूज कर रहे हैं। जब तक वो यूज होते रहेंगे वहां बैठे रहेंगे, जब वो यूज होने से इनकार करेंगे वो निकाल देंगे, सिंपल। आगे आ जाते रहिए जंग और जियो की वही जो ड्रामा है, कंपेन एक जो एजेंडा है नैब के। हाँ, मैं नैब की तरफ प्रेस ली इस दफा क्या हो गया, अब तो ख्वाजा आसिफ का मामला नैब से, अब वो तकलीफ तो होती है ना, टीसें तो उठती है ना। अभी उनके जो गॉडफादर मीडिया को पकड़ा था तो वो उनको टीसें तो उठेंगी, जो एडिटर इन चीफ और जंग और जियो के। नैब की प्रेस रिलीज कहती है कौमी साहब ब्यूरो ने रोजनामा द न्यूज़ और रोजनामा जंग में मोरखा 30 दिसंबर 2020 को शाया खबर बनवान नैब तहकीकात पर कंट्रोलर जिला अकाउंट स्कोरम हमायूं ने खुदकशी कर ली, ये उसका उन्वान हेडलाइन थी। ये कर लिया नैब ने वहाँ पे एक लैब लगा ली है, इन्वेस्टिगेशन दफ्तर खोल लिया है और जो बंदा मरता है इनको पता लग जाता है कि इसने खुदकशी कर ली है, रिपोर्ट आ जाती, फ्रांसिक सारा कुछ इनके दफ्तर खोल लिया। ये होती है बाइस जर्नलिज्म। और आगे क्या है, नैब कहता है
नैब ने तरदीद करते हुए मुतलका खबर को बेबुनियाद, मनगढ़ंत, गुमराहकुन और जंग ग्रुप की तरफ से नैब के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा मुहिम का तसलसल का हिस्सा करार देते हुए खुर्रम हुमायूं की नैब की वजह से खुदकशी के तासर को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि रोजनामा जंग ने मुल्क 30 दिसंबर 2020 को और न्यूज़ में भी शाया खबर में नैब के मौक़िफ़ को साफ्ती बददियानती का अमली मुजाहरा करते हुए न सिर्फ यकसर तब्दील करके शाया करने के नोटिस लेते हुए रोजनामा जंग और न्यूज़ कि आज यानी 30 दिसंबर 2000 के अखबारात बतौर सबूत मोअज़्ज़ज़ साहब अदालत इस्लामाबाद में ज़ेर समाअत रेफरेंस पर अमली तौर पर असरअंदाज होने और हक़ाइक़ को मसक करने की बुनियाद पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया है, जहाँ कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार कर नैब की प्रेस रिलीज है, हम वो पढ़ रहे हैं इसलिए कि गलत ना हो जाए। तफसीलात के मुताबिक वो नैब की प्रेस रिलीज करती है। खुर्रम हुमायूं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल के उहदा पर तैनात थे। नैब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बदअनवानी की शिकायत मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के सेल के बावाला नंबर HRC जो है 16792/S और 2013 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से 2013, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस वक्त के सेक्रेटरी ने सरकारी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बदअनवानी की नैब को शिकायत रेफर की, जिन पर नैब ने कानून के मुताबिक 2014 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बदअनवानी के केस में तहकीकात का आगाज़ किया। नैब तहकीकात जनाब जस्टिस जवेद इकबाल के जो 2017 में नैब चेयरमैन का ओहदा संभालने से कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। नैब ने खुर्रम हुमायूं कानून के मुताबिक अपना मौक़िफ़ देने के लिए उन्होंने 23/7/2018 को तकरीबन 2 साल पहले नैब 2 साल पहले रावलपिंडी में बुलाया, 2 साल पहले बुलाया और इनका बयान रिकॉर्ड किया। नैब रावलपिंडी में खुर्रम हुमायूं की इज्जत का मुकम्मल ख्याल रखा गया। ये काबिल जिक्र है कि मई 2020 में तकरीबन 7 माह पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बदअनवानी से मुतल्लिक़ 19 मुल्ज़मान के खिलाफ मुअज़्ज़ज़ साहब अदालत में 1.46 अरब 1.5 अरब की मालियत का रेफरेंस दायर किया, जो कि इस वक्त ज़ेर समाअत है, जहाँ पर खुर्रम हुमायूं ने अपनी बेगुनाही साबित करने से मुतल्लिक़ कोई दरख्वास्त दायर नहीं की थी। आगे डिटेल से लिखा हुआ है। अब एक चैनल को इस तरीके से जी अच्छा बाबर साहब, इस पर आपको क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहिए। ये चीज जो है कोई बंदा खुदकुशी कर रहा है, सरकारी अफसर है, तो वो अब नैब उसमें मतलब सर देखें ये इस तरह से नैब पे प्रेशराइज करते एक इदारे नैब को गलत रिपोर्टिंग करते हैं, तो मेरा ख्याल है नैब को कोई एक्शन भी लेना चाहिए, मगर नैब जो है वो भी बड़ी लीनियंट है। यहाँ पर उनको अरेस्ट किया, वो आराम से अस्पताल में बैठे रहे, VVIP कमरों में बैठे रहे, उसको तो नैब बड़ा खामोश तो उसका नतीजा जो है ये भुगत रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।